मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आता है? मॉड ऑफ ए प्लस बी पढ़ रखा होगा, कितना आता है? फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, कितना आता है? बढ़िया, चलो देखना, मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कितना? कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड, जो दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, उनके बीच का क्या एंगल, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? थीटा। ठीक है, मैंने एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिफाइन किया था क्या पिछली क्लास में? एंगल बिटवीन वेक्टर्स पिछली क्लास में डिफाइन नहीं किया ना अभी? थोड़ा सा देखना, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है? हेड टू हेड, हेड टू हेड या टेल टू टेल, या टेल टू टेल के बीच का एंगल, हेड टू हेड या टेल टू टेल के बीच का जो एंगल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, हेड टू हेड या टेल टू टेल को ज्वाइन करो और उनके बीच का जो एंगल आएगा उसको हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर नाम देंगे। इसका मतलब क्या है? अगर सोचो मैंने तुम्हें ये फिगर दे दिया, ये एक वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, क्या बोलोगे? ए और बी के बीच का एंगल कितना है, क्या बोलोगे? 60 की 120? 60 से मारा क्यों? अभी ये जो वेक्टर है इसका हेड और इसका टेल मैच कर रहा है, तो इस एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर नाम नहीं देंगे। मैं इस वेक्टर को फ्रीली शिफ्ट कर सकता हूं, इस वेक्टर को फ्रीली शिफ्ट कर दो, तो पहले ये एंगल 120 था, तो ये एंगल कितना होगा? तो एंगल बिटवीन ए एंड बी तुम्हारा कितना आएगा? 60 डिग्री। है नहीं? तो हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर तभी नापना है जब या तो दोनों के हेड से हेड मिल जाए या दोनों के टेल से टेल मिल जाए। बोलो कुछ तो। अगर मान लो ये अपना एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपना एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। बताओ बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा? बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा? सोचो। अच्छा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल कितने होंगे? 45 होंगे, इतना तो आ रहा है ना? तो अगर ये 45 होंगे तो सोचने की कोशिश करो, ये एंगल बिल्कुल भी 45 होगा, सही बात है, बट यहाँ पे इसका हेड है और इसका क्या है? टेल, तो इसको हम लोग एंगल कंसिडर नहीं करेंगे। इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, बोलो बी वेक्टर को मैंने क्या किया? पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब इसका भी टेल और इसका भी टेल मैच कर रहा है, ये जो एंगल आएगा ये तुम्हारा कितना आता? 135 डिग्री। तो आया, ये आए नहीं आया? तो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते, वो सीधा इसी एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर कह देते हैं। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? एंगल बिटवीन वेक्टर होता क्या है?
ऊपर चलो, दोबारा इस बात है, सवाल उठता है कि इसकी वैल्यू ये कैसे आई, इसकी वैल्यू ये कैसे, इसका प्रूफ क्या है। चलो इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर ये ए वेक्टर होता, ये बी वेक्टर होता, हमें निकालना क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी वेक्टर जो होगा हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए प्लस बी वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे, और ए और बी के बीच में एंगल थीटा पता है, तो ए प्लस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले तो बताओ ज्योमेट्रिकली हम लोग ए प्लस बी वेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकली ए प्लस बी वेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। लो ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना। तो बी वेक्टर को पहले शिफ्ट करो, बोलो, तो बी वेक्टर को पहले शिफ्ट किया, सोचो यही तो ए प्लस बी वेक्टर होता। पहले यहां तक आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, लेंथ निकालना है। तो इस वेक्टर का लेंथ कैसे निकालें, सोचो, इस वेक्टर का लेंथ हम कैसे निकालें। इस इस वेक्टर का लेंथ हमें पता है मॉड ए, इस वेक्टर का भी हमें लेंथ पता है मॉड बी, और ये थीटा पता है। उसकी मदद से हम इस वेक्टर का लेंथ कैसे निकालें। चलो हिंट देता हूं, अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं, जरा बताओ ये लेंथ कितना है, मॉड ए, है ना। ये लेंथ कितना था, मॉड बी, और ये कितना था, थीटा। सोच पा रहे हो ये भी कितना होगा, ये लेंथ कितना है, मॉड बी। तो क्या हमें ये लेंथ पता है क्या, तो मॉड बी का साइन थीटा। क्या हमें ये लेंथ पता है क्या, कितना, मॉड बी का cos थीटा। क्या ये कोई बढ़िया ट्रायंगल बन रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सीधा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, बोलो। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू कितना, मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो है ना, आया नहीं आया। अब गौर करो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां से आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहां से आएगा। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, इसका बनेगा। एक मॉड ए स्क्वायर का टर्म यहां से आएगा या नहीं आएगा, प्लस कौन सा टर्म आएगा, टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दे। नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। है पक्का,
आगे लिखना, मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा? बोलो। मॉड ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। प्लस वाले में यहां प्लस आता है, माइनस वाले में यहां माइनस आता है। थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? क्या क्या होगा बताओ? अंदर अभी भी ये एंगल बिटवीन ए एंड बी ही होगा। ये मत सोचना कि यहां सर ने बी का माइनस बी कर दिया तो ये कैसे रहो सेम रहा। अंदर इस माइनस का इफेक्ट यहां आ चुका है, इस माइनस का इफेक्ट हम यहां पे ले चुके हैं। ये जो थीटा होगा अभी भी ए और बी के बीच का एंगल ही होगा। थोड़ा बताया। दूसरी चीज जो तुम्हें समझनी है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी का मॉड, वो सिर्फ ए और बी तक ट्रू नहीं है। ए प्लस बी का मॉड को सोचो एक प्लेस होल्डर है, ए प्लस बी। उस ए की जगह पर मैं कुछ भी रख सकता हूं, बी की जगह पर भी मैं कुछ भी रख सकता हूं। इसे 3a प्लस 2b का मॉड है ना। इसको सोचो ए, इसको सोचो बी, इसका मॉड क्या आता था? ए प्लस बी का मॉड क्या आता था? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस। और इस बार बताओ थीटा क्या होगा? इस बार बताओ थीटा क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इस बार जो थीटा होगा वो क्या होगा? 3a और 2b के बीच का एंगल। और क्या ये सोच पा रहे हो 3a और 2b के बीच का एंगल वही होगा जो a और b के बीच का एंगल होगा? जो किसी वेक्टर को तुम थ्राइस कर दो, किसी वेक्टर को ट्वाइस कर दो, तो उनके बीच का एंगल थोड़ी बदल जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा बताया तो समझ में आया? ये सिर्फ प्लेस होल्डर्स है। तो हमने जो फॉर्मूला याद किया उसमें ए की जगह पर कुछ भी आ सकता है, बी की जगह पर कुछ भी आ सकता है। आया? आगे चले, ये बताओ कल से फ्री नहीं मिलेगी, ठीक है? टाइम पे आया करो। अगला, मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर कितना? मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर कितना? सेम फॉर्मूला लगा दें, मॉड ए स्क्वायर। तो ए यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोलो है ना? कितना आया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो बोलो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेते तो कितना आता? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अच्छा होता है कुछ? 1 प्लस कॉस थीटा कुछ अच्छा होता है?
भूल के क्या, 1 + cos थीटा कितना होता है, 2 cos² क्या बाय 2। 1 - cos थीटा कितना होता था, 2 sin² क्या बाय 2। ठीक है, तो 1 + cos थीटा कितना बनेगा, 2 cos² थीटा बाय 2। फाइनल कितना आएगा बताओ, 2 cos थीटा बाय, तो a + b का मॉड, a और b यूनिट वेक्टर का मॉड कितना आएगा, 2 cos थीटा बाय 2। अच्छा बताओ मॉड आएगा नहीं आएगा, यहां से अंडर रूट के बाहर निकाला तो यहां मॉड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा कि जो हमने एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन किया था, याद है, जो हमने एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन किया था, इसमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो थीटा होगा, तो थीटा की रेंज क्या होगी, जो दो वेक्टर्स के बीच का अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो इस थीटा की रेंज क्या होगी। थीटा देखो 0 हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स थीटा कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स थीटा कितना हो सकता है पाई। और अगर आगे जाओगे तो वापस से एक्यूटी आएगा, तो थीटा की रेंज क्या होगी अपनी, 0 से लेके कितना पाई, तो लिख लेना थीटा की रेंज अपनी कितनी है, 0 से पाई। तो अगर थीटा की रेंज 0 से पाई है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैंने यहां से अंडर रूट हटाया है तो यहां मॉड आएगा कि नहीं आएगा। अंडर रूट का आउटपुट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ये तो पता है ना, पता है नहीं पता, तो इससे मॉड आएगा कि नहीं आएगा, मॉड आएगा कि नहीं आएगा। थीटा की रेंज कितनी है, 0 से पाई, तो थीटा बाय 2 की रेंज क्या होगी, थीटा बाय 2 की रेंज क्या होगी, 0 से पाई बाय 2। और cos 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या मॉड लगाने की जरूरत है क्या। मैं क्या सोचते हैं, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती थी तो फिर हमें मॉड लगाना पड़ता, क्योंकि अंडर रूट का आउटपुट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। ये तो पता है ना, x² का अंडर रूट क्या होता है, x नहीं होता, मॉड x होता है। x² का अंडर रूट कितना होता है, मॉड x। समझ में आ रहा है ना, अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है, हाँ सिर्फ +2 होता है। आ रहा है, अंडर रूट का आउटपुट, आउटपुट ऑफ अंडर रूट फंक्शन, अंडर रूट फंक्शन is always positive, is always positive। अंडर रूट फंक्शंस के आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं, मारे ना, जैसे अंडर रूट ऑफ 4 है तो इसका आउटपुट सिर्फ +2 होगा, +-2 नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए अंडर रूट ऑफ x² को मैंने x नहीं लिखा, क्योंकि अगर मान लो ये -2 का स्क्वायर होता, अगर ये -2 का स्क्वायर होता तो तुम क्या इसको -2 लिख देते, तो भी इसको हम लोग क्या लिखते, +2 ही लिखते। मारा मैं क्या बोल रहा हूं, -2 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या आता, ध्यान देना, +2 आता। अंडर रूट फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आया, आ रहा नहीं आ रहा, चलो। लेकिन चूंकि यहाँ पे थीटा बाय 2 0 से 90 था, जिसमें कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, लगा दोगे तो वो गलत नहीं है। आया पक्का, तो बताया, आ रहा है ना, चलो अगला था, मॉड ऑफ a - b।
मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना, 2 साइन थीटा बाय 2 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या था कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का कॉस थीटा, 2 कॉमन जाता, 1 माइनस का कितना कॉस थीटा दोस्तों, और 1 माइनस कॉस थीटा अच्छा होता है क्या, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, 2 साइन थीटा बाय, वापस से मॉड लगाने की जरूरत है कि नहीं है, मॉड लगाने की जरूरत है कि नहीं, थीटा बाय 2 वापस से 0 से पाई बाय 2 जाता, और साइन 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, आ रहा नहीं आ रहा, ये दोनों रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए, एक ये वाला और एक ना, एक ये वाला, थोड़ा बचला बोलो कुछ तो, आगे चलें, तो अगला कंसेप्ट देखिए, ये बताओ मॉड ऑफ ए प्लस बी हमारा मॉड ऑफ ए माइनस बी के से बड़ा कब होगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी तुम्हारा मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा कब होगा, दोनों के फॉर्मूले सोचो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो मत ही सोचो बस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, डिफरेंस कहां रहा है, इसमें प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता है, इसमें माइनस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता है, तो इसको अगर मुझे इससे बड़ा करना है तो क्या करूं, इसमें सोचो आता है प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और दूसरे वाले फॉर्मूले में आता है माइनस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बोलो ये जो डिफरेंस है, बाकी दो टर्म तो सेम ही है ना, तो इसको अगर मेरे को इससे बड़ा करना है तो मैं क्या कह सकता हूं कि कॉस थीटा को पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो जो ये टर्म कैसा बनेगा, प्लस का, और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो ये टर्म कैसा बनेगा, माइनस का, तो पक्का ये टर्म इससे बढ़ा जाएगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये चीज कब ट्रू होगी, जब थीटा इज बिटवीन 0 से लेके कितना, क्या, और जब cos थीटा 90 से 180 होगा तो क्या होगा, जब थीटा 90 से 180 होगा तो क्या होगा, थीटा अगर 90 से 180 है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, और अगर cos नेगेटिव हो गया तो ये पूरा टर्म कैसा बनेगा, नेगेटिव, और ये पूरा टर्म कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, तो फिर ये वाला टर्म बड़ा होगा और ये वाला टर्म छोटा होगा, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी तुम्हारा छोटा होता किससे, मॉड ऑफ ए माइनस बी से, कब, जब थीटा तुम्हारा होगा 90 से 180 के, क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं,
ये और ये कभी बराबर हो सकते हैं क्या? तो इन दोनों को बराबर करने के लिए सिंपल सी बात है, ये टर्म मर जाए। और ये टर्म कब मरेगा? जब कॉस्टा जीरो हो जाए। अगर कॉस्टा जीरो हो गया तो सोचो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म निपट जाएगा ना। और कॉस्टा जीरो कब होता है? 90 पे। मीन्स अगर थीटा 90 हो जाए तो उस केस में मॉड ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू कितना? मॉड ऑफ ए माइनस। आ रहा नहीं आ रहा? क्या इसको हम लॉजिकली फील कर सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 है तो प्लस करने पे और माइनस करने पर जो रिजल्टेंट आएगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? देखते हैं। अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो इसका रिजल्टेंट सोचो कुछ ऐसा आ रहा होगा। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दें तो इसका रिजल्टेंट कैसा आता? इधर। लेकिन सोचो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम ही तो होगा। सोच लो आराम से कि अगर दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री में हो तो a प्लस बी करूं या a माइनस बी करूं, बात बराबर है। तो बोलो यार, ठीक है ना? तो इतना सब याद तुम नहीं रख पाओगे, तुम्हें ऐसा एनालिसिस करना आना चाहिए। भाई फॉर्मूला ये होता था, इसको बड़ा करना है तो कॉस्टा पॉजिटिव कर देता हूं, और अगर इसको बड़ा करना है तो कॉस्टा को नेगेटिव कर देते हैं। ऐसे ही तुम याद रख पाओगे। नहीं है क्या? पक्का? चलांगे। चलो ऐसे चल, ऐसे का है ना? तो बोलो। अगले लिखते हैं हम लोग पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये हमने थोड़ा बहुत देखा था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हमारा। अब हम बात कर रहे हैं कि पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका समझ में आता है कैसे करते हैं। एक के हेड को दूसरे के टेल से चिपकाओ, फिर उनको ज्वाइन कर दो। अब पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, दोनों के टेल से टेल चिपकाओ, दोनों के टेल से टेल चिपकाओ। दो वेक्टर्स अगर हैं जिनका मैं एडिशन अगर करना है तो ट्रायंगल में हम लोग याद करो एक का हेड और दूसरे का टेल चिपकाते थे, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पहले टेल से टेल चिपकाएंगे, फिर इस पैलोग्राम को कंप्लीट करो, फिर इस पैलोग्राम को कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है? इस पैलोग्राम को हमने कंप्लीट भी कर दिया। बोलो। अब इस पैलोग्राम के दो डायगोनल होंगे, तो जो डायगोनल टेल से निकल रहा होगा यही तुम्हारा क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और जो डायगोनल हेड से निकल रहा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ए माइनस बी।
बड़ा सिंपल सा, दोनों की टेल से टेल चिपकाओ, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। जो डायगोनल टेल से निकलेगा वो ए प्लस बी होगा, जो डायगोनल हेड से निकलेगा वो ए माइनस बी होगा। ठीक है, समझ में यहां तक आ रहा नहीं आ रहा? जैसे अगर मान लो ये अगर होता 2a+3b वेक्टर, और ये मान लो अगर होता 4a माइनस का b वेक्टर, अगर मैं यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं, ये जो वेक्टर होगा वो कितना होगा, कितना होगा? तो जो दिस प्लस दिस, तो 2a+4a कितना आएगा? 6a माइनस b+3b कितना आएगा? इसका, और ये वेक्टर कितना आएगा? बोलो, ध्यान देना, हेड किसकी तरफ है? हेड इसकी तरफ है, तो दिस माइनस दिस होगा कि दिस माइनस दिस होगा? हेड जिसकी तरफ होता है पहले वो आता है, बाद में दूसरा वाला आता है। दिस माइनस दिस, तो 2a माइनस 4a कितना आएगा? माइनस का 2a। दिस माइनस दिस कितना आएगा? प्लस का 4b। थोड़ा सा है पक्का? F2 co-initial vectors, F2 co-initial vectors, I plus j plus 2k, k minus j plus tk, R2 adjacent sides, R2 adjacent sides of a parallelogram. Find length of both diagonals. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, ये दोनों यहां पे ध्यान देना, एक टर्म यूज किया को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स नाम से क्या समझ में आ रहा है? जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट कर रहे हो, को इनिशियल, एक ही पॉइंट से इनिशिएट करने वाले, मतलब दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा है? सेम। हम समझ में आ रहा है? को इनिशिएट मतलब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक कितना है? i प्लस जे प्लस 2k। दूसरे कितना है? ti माइनस जे प्लस का कितना? tk। हमें निकालना क्या है? ये जो पैरेललोग्राम के दो कोनिशियल वेक्टर्स हैं, हमें इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं उनके लेंथ निकालना है, ठीक है ना? चलो बताओ कैसे निकालूंगा, कैसे निकालेंगे? तो इसका एक डायगोनल क्या आएगा? a प्लस बी। दूसरा डायगोनल क्या आएगा? a माइनस बी। एक डायगोनल आएगा a प्लस बी, कितना आएगा? 4i प्लस का कितना? 5k। दूसरा डायगोनल कितना आएगा? दूसरा डायगोनल कितना आएगा? a माइनस बी, तो दिस माइनस दिस, i माइनस का 3i कितना आएगा? माइनस का 2i। यहां से कितना आएगा? प्लस का 2j। यहां से कितना आएगा? माइनस का। अरे नहीं आ रहा?
और हमें दोनों के लेंथ चाहिए थे, तो इसका लेंथ कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 16 और 25 अंडर रूट ऑफ 41, और इसका लेंथ कितना आएगा? इसका लेंथ कितना आएगा? 9 ना? क्या हुआ, नहीं है क्या? देखो, जो भी चीज तुम्हें नहीं आया, जो भी स्टेप नहीं आया, मार्क कर लिया करो कि अभी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद मेरे को पूछना है कि ना। बस ये एटीट्यूड अगर रखोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। बट ये नहीं कि कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो भी जा रहे हो, नहीं हो पाएगा कि ना। तो मार्क करके रख लो, क्लास के बाद पूछ लो अगर अभी नहीं पूछ पा रहे तो। आया थोड़ा सा? आगे ए एंड बी, यूनिट वेक्टर्स। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। प्लस जेड 3a plus 2b, the 3a plus 2b and 4a minus का 3b are 2 diagonals of two diagonals of a parallelogram. Find side lengths. Find side lengths of the parallelogram. Given that angle between A and B चलो कितना? में क्वेश्चन क्या है? ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, प्लस दैट ये और ये पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं, ठीक है ना। हमें निकालना है फाइंड साइड लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम के जो साइड वाले लेंथ होंगे वो हमें निकालना है। कैसे कर रहे हैं अप्रोच? इसने कहा एक अपना पैरेललोग्राम है ना, जिसके जो दो डायगोनल वेक्टर्स हैं वो हमें दे रखे हैं। तो हमें एक ये वाला डायगोनल दे रखा है और एक ये वाला डायगोनल दे रखा है। लेकिन याद करो, हमें तो डायगोनल निकालना आता है, बट कब आता है? जब इसके हमें साइड वाले वेक्टर्स पता हूं। बट अभी तो इसके वेक्टर्स नहीं पता। अज्यूम कर लो कि ये वेक्टर एक्स वेक्टर होता और ये वेक्टर क्या होता? वाई वेक्टर। बोलो, ये मान ले? अरे नहीं आ रहा। तो हमें सोचो क्या क्या गिवन है। हमें सोचो दोनों डायगोनल्स गिवन है। हमें क्या गिवन है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना गिवन है बताओ? a प्लस 2b। और हमें क्या पता है? बोलो, x माइनस वाई, ये भी गिवन है। 4a माइनस का कितना? क्या यहां से मैं x और y नहीं निकाल सकता क्या? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या हम x और y निकाल सकते हैं क्या? दोनों को ऐड कर दूं?
दोनों को ऐड करते तो कितना आता? 2x वेक्टर। यहां ऐड करते तो कितना आता? 7a वेक्टर माइनस का कितना? b वेक्टर। तो x वेक्टर कितना आता? 7a माइनस का b बाय कितना? 2। यही नहीं आया। और अगर मैं दोनों को सेपरेट कर दूं तो कितना आएगा? 2y वेक्टर, इनको घटा दे कितना आता? माइनस का a प्लस का कितना? 5b। तो y वेक्टर इक्वल टू कितना आता? माइनस का a प्लस 5b बाय। और जरा सोचो, x और y ही तो ये जो एडजेसेंट वेक्टर्स होंगे ये होंगे। नहीं आया। लेकिन हमसे पूछा कुछ और गया था। पूछा क्या गया था? इनके लेंथ पूछे गए थे। लेंथ पूछे गए थे ना। चलो, तो अब हमें x वेक्टर का लेंथ निकालना है। कैसे निकालूं? तो x वेक्टर का लेंथ निकालने के लिए क्या मैं कह सकता हूं? दिस इक्वल टू 7a माइनस b वेक्टर का मॉड। इसका लेंथ मतलब इसका लेंथ 1/2 तो बाहर ले सकता हूं ना। और क्या मैं इसका मॉड निकालना जानता हूं? इसका मॉड निकालना हम जानते हैं। मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर 49 a का स्क्वायर, और a और b यूनिट वेक्टर थे तो a का स्क्वायर कितना आएगा? 1। मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस का 2 मॉड a मॉड b इनटू cos थीटा। और थीटा कितना दे रखा था? 1/2 से 1/2 कटता। यहां से कितना आएगा? 1/2। 49 और एक कितना? 50। 50 माइनस का 7। अंडर रूट ऑफ 43/2। चलो, कठिन था क्या? दूसरी साइड लेंथ, दूसरा साइड लेंथ कितना था? y का मॉड। दूसरा साइड लेंथ क्या था? y का मॉड। तो y का मॉड मतलब कितना? 1/2 ऑफ कितना? 5b माइनस a। 5b माइनस a। तो 5b माइनस a का मॉड वापस से मॉड ऑफ a माइनस b कितना आएगा? तो बोलते चलो 25 मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड a का स्क्वायर माइनस 2 मॉड a मॉड b, 2 मॉड a मॉड b इनटू cos थीटा। बोलो यहां से कितना आएगा? 25 और एक कितना? 26। 26 माइनस का कितना? 5 अंडर रूट ऑफ 21/। बस एक छोटा सा स्टेप था कि इसको x और इसको y मान लो, तो मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई पता था, तो मैं इतना सा सोचना। आया पक्का? कुछ तो बोलो। ठीक है, ये वाले जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, अभी तुम छाप नहीं पाओगे, अभी तुम बस देखोगे, घर पे जाके इनको नोट करना है और तुम्हें इनको कॉपी में मतलब नोट डाउन करना है पे आके, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलो, विजिबल है पीछे, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? पक्का?
बोलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, एंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। तो क्या मैं ए माइनस बी प्लस सी वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? बोलो, इन दोनों ए में से बी घटाओ और सी ऐड करो, तो ए माइनस बी प्लस सी वेक्टर क्या आएगा? दिस माइनस दिस, तो आई माइनस टू आई माइनस आई प्लस आई, जीरो आई। बोलो आया? माइनस जे प्लस जे, बोलो, और यहां से जीरो हो जाए, है ना, प्लस के माइनस के, और फिर से यहां कितना? माइनस के आ गया। तो a माइनस बी प्लस सी वेक्टर कितना गया तुम्हारा? माइनस का k। और हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था अलोंग दिस, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या क्या हो सकता है? बोलो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गलत लिखा है, सिर्फ माइनस क्या आएगा? सिर्फ माइनस क्या आएगा? अंदर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर प्लस के नहीं कर सकते ना, प्लस के में तो रिवर्स हो जाएगा ना, आंसर सिर्फ माइनस के आना चाहिए था। समझ आ रहा है? अगर बाई चांस अगर मान लो सॉल्व करने के बाद ये 2i माइनस जे प्लस के बचता तो क्या करते? इसके मैग्नीट्यूड से सीधे क्या देते? डिवाइड देते, ना? सारे क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है अभी, तो बिल्कुल नहीं है, घर पे आके छाप लेना। चलो, क्या लिखा है, कैसे करोगे बताओ भाई? These two are adjacent sides of a parallelogram, then the length of its diagonals are। तो ये अगर साइड्स हैं तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालना है। तो पहला डायगोनल का लेंथ कितना आएगा? सॉरी, पहला डायगोनल क्या आएगा? a प्लस बी। ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा? 3i माइनस का कितना? 2j, और कितना? 0 के। दूसरा डायगोनल क्या आएगा? दिस माइनस दिस, या दिस माइनस दिस कर दो, 2i माइनस आई कितना आएगा? i माइनस 3j माइनस j माइनस 4j, यहां से कितना आएगा? प्लस का 2k। इसका लेंथ कितना आएगा? इसका लेंथ कितना आएगा? √13। इसका लेंथ कितना आएगा? इसका लेंथ 16, 4 20 और 1 21। ना, बस प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन। इफ कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच सोचने की कोशिश करो। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे तुम क्या स्टार्ट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। तो यहां तुम्हें क्या गिवन है? दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, और तुम्हें ए प्लस बी का मॉड दिया है। क्या हमें ए प्लस बी के मॉड का कोई फॉर्मूला आता है क्या? कौन सा फॉर्मूला आता है? अंडर रूट ऑफ, बोलो, मॉड ए स्क्वायर, और ए और बी क्या है? यूनिट वेक्टर, तो मॉड ए कितना आएगा? प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से हमें क्या मिलता हुआ दिख रहा है? यहां से हमें क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा मिल जाएगा ना। कितना मिलेगा? 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना? -1/2। थीटा इक्वल टू कितना? 120 डिग्री। बोलो है ना। अब थीटा 120 डिग्री आ गया तो हमें निकालना क्या? अब a माइनस बी का मॉड, बेसिस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, याद है? 2 साइन थीटा बाय 2, और थीटा कितना है? 120, 2 साइन 60, और 60 कितना होता है? √3/2। नहीं आ रहा क्या?
हाँ? इस पे आता है। If the vectors this are coplanar, then the value of a क्या करूं? याद करो, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये कोप्लेनर हैं। इसके लिए याद करो, तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन होती थी? तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन होती थी? उनका डब्बा क्या होता था? याद करो, जीरो। तो ये सब याद आना चाहिए ना। तो इनका डब्बा, तो इसका डब्बा कितना आएगा? 2 -1 और 1। इसका डब्बा कितना आएगा? 1 2 और -3। इसका कितना आएगा? 3a और 5। इन सब का डब्बा क्या आना चाहिए? 0। असल में इसके वॉट ओपन कर दूं? 3 के वॉट 3 -2 1, -1 के वॉट -6 -1 -7, 5 के वॉट 4 +1 5। बोलो, यहां से कितना आएगा? 3 + 7a + 25 = 0। 7a = -28। तो a = -4 है। पक्का? ना, कुछ भी नहीं था, बस तुम्हें अगर याद है तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते तो कंडीशन क्या होती है कि उनका डब्बा क्या कर दो? 0 कर दो। पक्का? अभी बस समझने की कोशिश करो, घर पे जाके छाप लेना ना। तो बताओ कितना? अभी क्या था? a + b का मॉड और a - b का मॉड सेम कब आता है? जब 2 mod a mod b cos थीटा वाला टर्म निपट जाए। और वो कब निपटेगा? जब cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। और cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90। पक्का? बहुत सिंपल है। निकालना क्या है? तो यूनिट वेक्टर आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इन तीनों वेक्टर्स के सम, ये अलोंग वाला यूनिट वेक्टर, इन तीनों का सम कर दे। तो a + b + c, a + b + c पूरा है -3i आई है ना, -j + 2j + j। बोलो, और कितना यहां से माइनस का k। इसका लॉन्ग का यूनिट वेक्टर तो i + j माइनस का k बाय बस आता है। समझ गए? और जब भी ध्यान देना, पेपर में तुम किया करो जैसे तुमने पेपर में किया और तुम्हारा आंसर आ गया, तो झट से इसको क्लिक करके आगे मत निकल जाया करो। एक बार चेक कर लो कि बाकी ऑप्शन दिखने में कैसे हैं। तो बाकी ऑप्शन तुमने देखा, अच्छा यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, बट ये तो कंफर्म है, ये तो यूनिट ही नहीं है, ये भी यूनिट नहीं है, ये भी यूनिट नहीं है। तो तुम्हें डबल कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। तो कई बार क्या होता है कि गलती में हम लोग तो क्या ना √3 या 3 देखना भूल जाते हैं। तो करोगे तो जो सिली मिस्टेक्स वाला पार्ट है वो तुम्हारा काफी कम हो जाएगा। आगे बताता हूँ, ये तो बहुत आसान था। चल आगे, चलो इस बात में। If A and B be vectors of same magnitude such that this thing equal to √2 + 1, तो इसकी वैल्यू पूछी गई क्या होगी? समझ में आ रहा है?
स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट कैसे करें? यहां गौर करना, एक बड़ी अच्छी चीज दी है, ए एंड बी वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं और भी। मान ले अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर के होता, मान लो कुछ देर के लिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता, के होता, तो क्या तुम ये सोच सकते हो a प्लस बी का मॉड इक्वल टू के टाइम्स इसका मॉड? कोशिश करो। अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने मान लिया कि लेट सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड के होता, तो मैं इस ए वेक्टर को लिख सकता हूं के टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर, इस बी वेक्टर को लिख सकता हूं के टाइम्स ऑफ बी यूनिट वेक्टर, और के को मैंने फिर बाहर निकाल लिया। पक्का? तो जरा सोचो, इससे ये क्या बन जाता, कन्वर्ट किसमें होता? के टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर प्लस के टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। सेम नीचे बोलो, तक आया नहीं आ? और तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तो वैसे भी कट गया। आ रहा है? या तुम ऐसे भी सोच सकते हो क्योंकि उसने बस इतना लिखा है कि ए और बी वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और कुछ भी हो सकता है, क्यों ना वन ही मान ले? क्या वन मानने से क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा क्या? तो लिखा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तुमने वन मान लिया। इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने से फायदा क्या होगा? हमें इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद है, याद करो। मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर कितना आता है? 2 cos थीटा बाय 2। ये कितना आता है? ये कितना आएगा? बोलो, है ना? 2 से 2 निपटता, और इसकी वैल्यू कितनी है? √2 प्लस 1। यहां तक आया? अब गौर करना अच्छे से। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक यूज होगा। 2 से 2 तो निपटता। अब ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड दे दो, किससे? cos थीटा बाय 2 से। यहां cos थीटा बाय 2 से डिवाइड दे दे तो cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 कितना बनता? 1। sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 1। और ये कुछ बहुत अच्छा लिखा है, ये सोचो, बहुत अच्छा लिखा है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है क्या? क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b। तो ये सोचो, बड़ा अच्छा लिखा है। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, जो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यहां तुम्हें एक और चीज याद होनी चाहिए कि tan ऑफ समथिंग, tan ऑफ समथिंग √2 माइनस 1 आता था, शायद याद नहीं होगा। tan 22.5 डिग्री कितना होता है? √2 माइनस 1। एट tan 67.5 डिग्री ये होता था अपना कितना? √2 प्लस, याद होना चाहिए। tan ऑफ 22.5 डिग्री कितना होता है? √2 माइनस 1। और tan ऑफ 67.5 डिग्री कितना होता था? √2 प्लस 1। और देखो अच्छी बात है, यहां क्या दिया है? √2 प्लस 1 दिया है। इस पक्का पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 क्या रहा होगा? 67.5 डिग्री। बोलो, इसमें से 45 हटा दो, तो 45 हटाते कितना बचता?
22.5 डिग्री। तो थीटा तुम्हारा कितना आएगा बताओ? बहुत सारी चीज़ याद होनी चाहिए तुम्हें। फिर मैं एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरी टाइम की वो वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी जाके वाला क्वेश्चन बन पाए। ये बहुत यूज होते हैं, तो कोशिश करो इनको याद रखने का। ठीक है, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। थीटा आ गया 45। करना क्या भाई? a प्लस बी का मॉड होल स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर। तो अपन ने ये तो k से k कट ही जाएगा, ये कितना आएगा? 2 cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। बोलो ये तो आएगा a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर 2 cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। बोलो है ना? ये कितना आएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब क्या करूं? अब क्या करें? cos ऑफ 22.5 डिग्री तो हमें याद नहीं होता, पता है क्या नहीं होता, बता रहा हूं। तो क्या तुम थीटा बाय 2 को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या तुम्हें cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और cos थीटा में कोई रिलेशन पता है? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और cos थीटा में कोई रिलेशन पता है क्या? बोलो। cos थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। यहां से हम लोग क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू कितना? 1 प्लस cos थीटा बाय 2 का क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स 1 प्लस cos थीटा बाय 4 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय रूट 2 बाय 2 2 प्लस रूट 2 कौन सा आता है? प्लस रूट 2 नहीं? तो नहीं आया, नहीं आया। ये नहीं आता क्या? क्या बेटा? क्या जोर से बोलो क्या? वो तो ए तो मॉड ऑफ ए तो बनी है ना, वो तो बनी है ना अपना। क्या चला? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आया तो घर पे जा करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ कहाँ फंस रहे हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही थी। आगे चलो, आगे चलते हैं। अगले ना, A, B and C be three non-zero vectors such that B and C are non-collinear. B और C non-collinear है. And if A plus 5B is collinear with C and B plus 6C is collinear with A, और this thing is equal to 0, तो अल्फा और बीटा निकालना. अब देखो, पहले अपन ने एक ओवरऑल पढ़ लिया. अब देखते हैं जो जो इसने कंडीशन दी है वो लगाने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना? कंडीशन देखो, इसने यहां से देना स्टार्ट किया कि ये कोलिनियर है किसके साथ? सी के साथ. याद करो, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते थे तो मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे? दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर. ये लिख सकता हूं मैथमेटिकली, हमें यही तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना. ये वेक्टर इसके साथ कोलिनियर है, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बी प्लस 6C इज इक्वल टू कितना? न्यू टाइम्स. ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? और गौर करना, क्वेश्चन में लिखा है बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर. बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर. अब ध्यान देना अच्छे से. यहां से अगर तुम देखोगे तो ए वेक्टर को मैं क्या बी और सी के टर्म में लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर को मैं बी और सी के टर्म में लिख सकता हूं क्या? बनेगा.
यहां से क्या मैं ए वेक्टर को बी और सी के टर्म में लिख सकता हूं क्या? बोलो, बी प्लस का 6c बाय म्यू, दोनों ए वेक्टर है तो दोनों को इक्वेट मार दूं, लैम्डा सी माइनस का 5b, बोलो, इक्वल टू बी प्लस 6c बाय म्यू लिख सकता हूं। अब क्या करूं? अब क्या करूं? तो कल ही पढ़ा अपन ने। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। याद करो बी और सी नॉन कोलिनियर है, तो यहां भी देखो बी और सी में एक इक्वेशन, यहां भी बी और सी में एक एक्सप्रेशन। और याद करो जब बी और सी नॉन कोलिनियर होते थे तो क्या हम डायरेक्टली दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते थे? तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट कर दूं, याद है लैम्डा 1 ए प्लस म्यू 1 बी इक्वल टू लैम्डा 2 ए प्लस म्यू 2 बी, तो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 एंड म्यू 1 विल बी इक्वल टू म्यू 2। पढ़ा था ना अपन ने। और ये कब होता था? जब ए और बी कैसे होते थे? नॉन कोलिनियर। शायद तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ए को बी और सी के टर्म में लिखा और यहां भी ए को बी और सी के टर्म में लिखा। मैं चाहता तो यहां बी को भी तो ए और सी के टर्म में लिख सकता था, यहां से भी बी को ए और सी के टर्म में लिख देते। मुझे दोनों ए और सी के टर्म में मिल गए, दोनों को इक्वेट कर दूं, क्या उससे कुछ मैं फायदा उठा पाता? क्या उससे मैं कुछ फायदा उठा पाता कि नहीं उठा पाता? क्योंकि क्या मेरे क्वेश्चन में ए और सी नॉन कोलिनियर दे रखे हैं क्या? तो क्या मैं डायरेक्टली कोफिशिएंट कंपेयर कर पाता क्या? कोफिशिएंट कंपेयर हम डायरेक्टली सिर्फ बी और सी में ही तो कर पाएंगे ना। डायरेक्टली कंपेयर कर दूं तो माइनस का 5 यहां से कितना आएगा 1 बाय म्यू, यहां से कितना आएगा सी का लैम्डा, और यहां से कितना आएगा 6 बाय म्यू, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1 बाय 5, लैम्डा कितना आ गया इसका 30 है पक्का? चलो ठीक है ना। तो यहां पर मैं लैम्डा के लिए छाप दूं, यहां पे लैम्डा छापते तो कितना बन जाता a प्लस का 5b प्लस का कितना 30c इक्वल टू कितना 0। कंपेयर कर दूं a प्लस अल्फा b प्लस बीटा c इक्वल टू 0, अल्फा कितना आ गया 5, बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 35। है क्या समझ में आया कि जो दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर दिए हैं हमने उन दोनों के टर्म में ही तीसरे को निकाला, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। हमारा ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं पक्का। चलो आगे। Let S be the set of all lambda and mu for which these vectors are coplanar। उसने ये कह दिया कि ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं कोप्लेनर है। तो यहां से बताओ मैथमेटिकली क्या हम यूज कर सकते हैं? क्या यूज करूं? तीनों कोप्लेनर है, क्या यूज करूं? जल्दी जल्दी बोला करो। इन तीनों का डब्बा क्या होगा 0, ये तो होगा लैम्डा माइनस 1 1, और क्या है आई होगा 1 2 और म्यू है ना। और यहां से कितना आएगा 3 माइनस 4 और कितना 5। एक तो यहां से कंडीशन मिल रही है कि इन दोनों का डब्बा क्या होगा 0। अब मैं ध्यान देना इस क्वेश्चन को ऐसे सोचता कि अच्छा एक कंडीशन यहां से मिल जाएगी, इन तीनों का डब्बा 0, यहां से हमें क्या मिलेगा? तो जो यहां से हमें लैम्डा और म्यू में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, हमें लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन ही तो मिलेगी, और लैम्डा म्यू में देखो एक और इक्वेशन याद रखी है, इस पक्का मेरे को लैम्डा म्यू तो मिल ही आएगा। ना सॉल्व करने से पहले ही मेरे को पता है कि मेरे को लैम्डा और म्यू मिलने वाला है, एक इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन यहां से।
समझ में आ रहा है? चलो तो सॉल्व कर ले। तो या पहले ही छाप देते हैं लैम्डा इक्वल टू, चलो बाद में छाप देंगे। यहां से स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आता, यहां से कितना आता 10 प्लस का 4 म्यू प्लस 1 के साथ 5 माइनस का कितना 3 म्यू, है ना? 1 के साथ -4 माइनस का 6 माइनस का 10 ना। अब चाहो तो लैम्डा की वैल्यू म्यू प्लस 5 छाप दो। लैम्डा की वैल्यू छाप दो कितना, म्यू प्लस का 5, ठीक है? कितना था यहां से 4 म्यू स्क्वायर, 4 म्यू स्क्वायर, यहां से कितना था 10 म्यू प्लस 20 म्यू, 30 म्यू, 30 म्यू माइनस 3 म्यू 27 म्यू, 27 म्यू। कॉन्स्टेंट टर्म 50, 5 55, 55 माइनस 10 40। अरे नहीं आ रहा। अब इस क्वाड्रेटिक के में रूट चाहिए, बोलो। तो 45 इंटू 4 कितना आएगा 180, 180, ठीक है ना? 15 और 12 रूट सच है इसके, -15 और -12 बाय 4 म्यू की दो वैल्यू आ गई, -15/4 और माइनस का 3। म्यू की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 50/4 और माइनस का 3। अब करस्पॉन्डिंग लैम्डा भी निकाल सकते हैं। लैम्डा कितना था म्यू प्लस 5 ना, इसमें 5 ऐड कर दे, 5 ऐड करते तो कितना आता 5/4, यहां से कितना आता 2। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? अच्छा इसका मतलब समझ में आता है तुमको? इसका मतलब क्या है? S be the set of all lambda comma mu for which these three vectors are coplanar। तो लैम्डा और म्यू के जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो सब इस सेट में आएंगे। और ये क्या कह रहा है, जितने ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा और म्यू के आ रहे हैं उन सब के स्क्वायर का सम। तो अपने पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आए लैम्डा म्यू के? दो आए ना, एक ये वाला और एक ये वाला, सबके स्क्वायर का सम। तो सबके स्क्वायर का सम कर दे, सबके स्क्वायर का सम। तो सबके स्क्वायर का सम करो तो 9 और 4 कितना आएगा 13, यहां से कितना आएगा 25/16, यहां से कितना आएगा 225/16। और देखना एक 80 भी है, 80 भी है ना, इंटू कितना 80, ठीक है ना? यहां सॉल्व करते कितना था 13 और इंटू 16 कितना आएगा 208, 208 प्लस 25 और ये कितना आएगा 250। 16 से 80 कटता, बोलो कितना था 5, ये कितना आएगा 458, 458 इंटू कितना 5, 0 4 कैरी जाता, 25 और 4 29, 2 कैरी 22, 2290 आता है। इतना तो यार तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे कम नहीं आ सकता।